हेलो दोस्तों, आपका इंडियन जुडिशियल सर्विस के हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारतीय संविदा अधिनियम के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का भाग 4 है। इस रिपोर्ट के तीनों भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। जिन मित्रों को ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की PDF फाइल चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिबल की व्याख्या की गई है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 खंड ख में प्रतिबल की परिभाषा दी गई है। प्रतिबल की परिभाषा में कहा गया है, जब वचनदाता के वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से व्यस्त रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने का अथवा करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य वचन या प्रवृत्ति उस कार्य के लिए प्रतिबल कहलाता है। तो मित्रों, हमारा 2 खंड डी सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिबल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। समानता संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। कुछ आपराधिक परिस्थितियाँ जो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा परिभाषित किए हैं, उसी परिस्थितियों में कोई अपरिचित व्यक्ति वाद ला सकता है, अन्यथा संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। और जो ऑप्शन उपरोक्त 3 दिए गए हैं, यानी कि वह वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, ये सही है। वह भूतकालिक भी हो सकता है, प्रतिबल भूतकालिक, भविष्यकालिक, वर्तमान, तीनों तरीके से हो सकते हैं। उसका वचन के लिए पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, ये भी सही है, क्योंकि प्रतिबल वास्तविक होना चाहिए, ना कि पर्याप्त। अतः हमारा यहाँ ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि अपरिचित व्यक्ति समानता वाद नहीं ला सकता। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिबल कहलाता है एक करार। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E में जो आप परिभाषा पढ़ेंगे उसके अनुसार प्रत्येक वचन ऐसे वचनों का प्रत्येक संवाद जो एक दूसरे के लिए प्रतिबल हो करार कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वचन ऐसे वचनों का प्रत्येक संवाद जो एक दूसरे के लिए प्रतिबल हो करार कहलाता है। हमारा यहाँ ऑप्शन धारा 2 खंड ई के अनुसार सही है। बी, यानी कि प्रत्येक वचनों का प्रत्येक संवाद जो एक दूसरे के लिए प्रतिबल हो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 खंड ई के अनुसार करार कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिबल या प्रतिबल का भाग हो वो जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के खंड 4 के अनुसार व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवृत्ति ना हो वो शून्य होगा। अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। इसकी परिभाषा धारा 2 खंड जी में दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी संविदा जो विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है वह शून्य होगी। ये धारा 2 खंड जी भारतीय संविदा अधिनियम का परिभाषित करता है। यह ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवृत्ति ना हो वो शून्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है ऑप्शन ए सही है। विधि द्वारा लागू न होने वाली सहमति करार शून्य मानी जाती है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। बाकी अगर हम ऑप्शन को ध्यान देंगे तो उसमें जो दिया गया है बी कहता है, ऐसा करार जो किसी एक पक्षकार द्वारा लागू हो एवं दूसरे पक्षकार द्वारा लागू न हो तो वह शून्य माना जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उस ऐसा करार जो एक पक्षकार द्वारा लागू हो दूसरे पक्षकार द्वारा लागू न हो तो वह शून्य नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो दिया है वैध करार शून्य माना जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि विधि द्वारा प्रवृत्ति करार संविदा होता है। ऑप्शन डी है, किसी एक पक्षकार के स्तर पर मान करार शून्य माना जाता है, ये भी गलत है, ये शून्य नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन इस सही है। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक शून्य संविदा वह है जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है, दोनों पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है, न्यायालय के निर्देश पर प्रवर्तनीय है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। एक शून्य संविदा न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होती है, क्योंकि शून्य संविदा 2 में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार ऐसी संविधा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो शून्य है, अतः हमारी जो है ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए शून्यकर्णी संविधा हमेशा वैध है,
बी अवैध करार हमेशा शून्य है। सी शून्य करनी संविदा हमेशा अवैध है। डी अवैध करार हमेशा शून्य करनी है। तो मित्रों इसमें ये होगा ऑप्शन बी, अवैध करार हमेशा शून्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविदा की कौन सी परिभाषा सही है? यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही है। विधि द्वारा पत्नी करार संविदा होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की जांच करें। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हर संविदा एक करार है। दूसरा कथन है हर करार एक संविदा है। तीसरा कथन है हर वैध नागरिक दायित्व एक संविदा है। चौथा कथन है हर संविदा में विधि द्वारा पत्नी नागरिक दायित्व है। तो मित्रों अगर हम यहाँ ध्यान दें तो पहला और चौथा कथन सही है, यानी हर संविदा एक करार होती है, क्योंकि संविदा होने के लिए करार होना जरूरी है। और चौथा जो है ऑप्शन देखिए, हर संविदा में विधि द्वारा पत्नी नागरिक दायित्व है, इसलिए जो संविदा में विधि द्वारा पत्नी नागरिक दायित्व सम्मिलित होते हैं। अगर आप दूसरा और तीसरा ऑप्शन देते हर करार एक संविदा है तो ये गलत है, क्योंकि विधि द्वारा पत्नी करार की संविदा है। हर वैध नागरिक दायित्व एक संविधा, ये भी गलत है, क्योंकि हर संविदा में विधि द्वारा पत्नी नागरिक दायित्व होती है, न कि हर वैध नागरिक दायित्व एक संविधा है। हमारा ऑप्शन ए 1 और 4 सही हुआ। मित्रों अगला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित किया गया है। तो मित्रों ऑप्शन डी धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, संविदा अधिनियम के तहत एक करार संविदा कब एक करार संविदा बन जाता है? तो मित्रों इसमें जो है अगर हम ऑप्शन देखें विधि द्वारा पत्नी हो तो ये सही है। करार तभी संविदा बनता है जब विधि द्वारा पत्नी हो। ऑप्शन बी देते हैं संविदा के लिए सचब पक्षकारों के मत हो, तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन सी देखे पक्षकारों की सत्ता सहमति, तो ये भी धारा 10 के हिसाब से सही है। हमारी धारा भारतीय संविदा नियम की धारा 10 में जो शर्तें बताए गए उसके अनुसार उस सचब पक्षकारों के मत हो सत्ता सहमति हो, और ये जो विधि द्वारा पत्नी करारी संविदा होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आवश्यक नहीं है? तो मित्रों हमारा ऑप्शन डी यहाँ जो है इसमें आंसर में सही होगा। एक संविदा के लिए औचित्यपूर्ण निबंधन और शर्तें आवश्यक नहीं है, बल्कि समझ पक्षकार चाहिए, स्वतः सहमति चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल चाहिए। हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक करार का आवश्यक तत्व नहीं है? तो मित्रों हमारा ऑप्शन डी लोक नीति करार का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि जब प्रस्तावना प्रतिकृत हो जाती है तो वचन हो जाती है, और वचन में जब प्रतिफल मिलता है तो करार हो जाता है। अतः हमारा एक संविदा के लिए प्रस्तावना प्रतिकरण प्रतिफल आवश्यक तथ्य है, लेकिन लोक नीति आवश्यक तथ्य नहीं। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा पत्नी करार संविदा होता है, ये सत्य है। आप जानते हैं विधि द्वारा पत्नी करार संविदा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधिमान संविदा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो मित्रों अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं तो ऑप्शन डी हमारा सही है। जो करार विधिता पलटनी हो वह संविदा होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रस्तावना की स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई है तो यहाँ संविदा का सृजन नहीं होता, क्योंकि अगर प्रस्तावना की गई है तो उसका प्रतिकरण बिना शर्त सहित होना चाहिए और पूर्णता अविशेष होना चाहिए। अतः अगर प्रस्तावना की स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई है तो पूर्व प्रस्तावना अपरिकरित मानी जाएगी, अस्वीकार की गई मानी जाएगी और उसका खंडन हो जाएगा। अतः संविदा का सृजन नहीं होगा। अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ये कथन सही है, क्योंकि विधि द्वारा पलटनी करार ही संविदा होता है। अतः हमारा ऑप्शन भी सही हुआ। मित्रों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।